तो आज हम बात करने वाले हैं राग भूपाली के बारे में। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में शुरुआत करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को शुरुआती चरणों में से राग भूपाली से परिचित कराया जाता है। ये कुल 7 स्वरों में से 5 स्वरों से मिलकर बना है। राग भूपाली थाट कल्याण परिवार का एक भाग है। इस राग की कोमलता के कारण इसका जो उपयोग है वो कई भक्ति गीतों और भजनों की रचना में किया जाता है। राग भूपाली राग भैरव और राग यमन के साथ हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की नींव बनाते हैं। ये मूल्य रागों में से एक है जिसमें कि विभिन्न भारतीय वाद्य यंत्रों को सटीकता और पेशेवर ढंग से गाने और बजाने के लिए शुरुआती लोगों के लिए सीखने की जो है इसमें आवश्यकता होती है। राग भूपाली को कर्नाटक संगीत की शैली में मोहनम राग के नाम से जाना जाता है। राग भूपाली भारत भर में कई सदियों से संगीत के प्रमुख विद्यालयों में जाना जाता है। कई लोकगीत और साथ ही लोकप्रिय फिल्मी गाने जो है राग भूपाली से ही लिए गए हैं। भारतीय संगीत प्रणाली या हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में हर राग को प्रदर्शन और अभ्यास के लिए एक सही समय दिया गया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के सिद्धांतों के अनुसार राग भूपाली का प्रदर्शन और अभ्यास शाम के समय 4 से 7 बजे के बीच किया जाना चाहिए। राग भूपाली को ओढ़व जाति राग कहा जाने का यही एक कारण है। शास्त्रीय संगीत से लेकर लोक संगीत से लेकर लोकप्रिय बॉलीवुड संगीत तक राग भूपाली संगीत और गीतों की रचना के लिए उपयोग किए जाने वाले सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से ज्ञात बुनियादी रागों में से एक है। सिलसिला जैसी लोकप्रिय हिंदी फिल्मों से लेकर भक्ति गीतों या भजनों तक राग भूपाली एक मधुर रचना है जिसका उपयोग जो है शानदार गीतों और धुनों को बजाने के लिए किया जाता है जो कि युगों तक जीवित रहते हैं। राग भूपाली को एक औषधि मेलोडी के रूप में भी जाना जाता है। तो जो राग भूपाली है वो सबसे अद्भुत और चमत्कारी उपयोगों में से एक है। उच्च रक्तचाप और स्मृति हानि की समस्या जैसी पुरानी बीमारियों की दवा और इलाज के लिए राग का उपयोग किया जाता था। और वहीं आयुर्वेद का जो क्षेत्र है वो पुरानी सिरदर्द जैसी बीमारियां और स्वास्थ्य समस्या को ठीक करने और दवा में मदद करने के लिए राग भूपाली का उपयोग करते थे। कई बॉलीवुड गीतों और लोकगीतों के अलावा राग भूपाली में बहुत लोकप्रिय शास्त्रीय गायकों की कई प्रस्तुतियां हैं जो शास्त्रीय संगीत का जश्न मनाने वाले लोगों की पसंद बन गई है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का विकास राग भूपाली के बिना अधूरा होगा। राग भूपाली के प्रयोग से ही अनेक लोकप्रिय धुनों और गीतों का निर्माण होता है। राग भूपाली के लिए उपयोग किए गए जो नरम नोट्स हैं इसे उन गानों के लिए सही विकल्प बनाते हैं जो कि शांति प्रदान करते हैं। ये राग भूप के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये पूर्वांग प्रधान राग है। इसका विस्तार और चलन अधिकतर मध्य सप्तक के पूर्वांग और मंद सप्तक में किया जाता है। ये चंद्र प्रकाश के समान शांत वातावरण पैदा करने वाला मधुर राग है जिसका प्रभाव जो है वातावरण में बहुत ही जल्दी घुल जाता है। रात्रि के रागों में राग भूपाली सौम्य है। शांत रस प्रदान होने के कारण इसके गायन से वातावरण गंभीर बन जाता है। राग भूपाली कल्याण थाट का राग है। इस राग को गाते समय स्वरों पर न्यास का विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि पा धा धा गा पा इस तरह से धैवत पर अधिक जोर दिया गया तो जो राग का स्वरूप है वो बदल जाता है और ये राग जो है देशकर हो जाता है।
इसी तरह षड्ज से धैवत और पंचम से गंधार मींड में लेते समय यदि निषाद और मध्यम स्वरों का स्पर्श होने या कर्ण लगने से भी भूपाली का स्वरूप बदल जाता है तो ये राग शुद्ध कल्याण दिखने लगता है। तो इसलिए भूपाली को इन रागों से बचाते हुए ही गाना चाहिए। राग भूपाली में गंधार धैवत संगति का एक विशेष महत्व है और ऋषभ न्यास का स्वर है। इस राग में अक्सर ध्रुपद, ख्याल और तराना गाया जाता है, लेकिन वही जो ठुमरी है वो इस राग में नहीं गाई जाती है। कुछ पुराने संगीतज्ञ इस राग में पंचम और ऋषभ स्वर की संगति करते हैं, किंतु अधिकतर ऐसा नहीं करते हैं। राग भूपाली की संप्रकृति देश राग देशकर है। दोनों रागों की जाति औडव औडव होती है, जिसमें कि मध्यम और निषाद स्वरों का प्रयोग नहीं किया जाता। शेष सभी स्वर हैं उनमें शुद्ध का प्रयोग किया जाता है। राग भूपाली का वादी स्वर गांधार और संवादी स्वर धैवत होता है, जबकि राग देशकर का वादी स्वर धैवत और संवादी स्वर गांधार होता है। ये दोनों राग पूर्वांग और उत्तरांग वादी होते हैं। राग भोपाली का संबंध जो है कल्याण थाट से होता है और वहीं जो राग देशकर है उसका संबंध जो है वो बिलावल थाट से होता है। रात्रि का पहला प्रहर राग भोपाली के गायन वादन का और दिन का दूसरा प्रहर राग देशकर के गायन वादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो चलिए अब हम आपको इस राग में बॉलीवुड के अब तक के बनाए गए सर्वश्रेष्ठ गीतों के बारे में आपको बताते हैं। तो राग भोपाली के स्वरों में पिरोया एक मधुर फिल्मी गीत था ज्योतिष कलच्छल के, जो कि सन 1961 में प्रदर्शित फिल्म भाभी की चूड़ियों से है। इसे स्वर दिया है लता मंगेशकर ने। इसके संगीतकार हैं सुधीर फड़के और गीतकार हैं पंडित नरेंद्र शर्मा। और ऐसी एक फिल्म आई थी आराधना, जिसको कि कई कारणों से बॉलीवुड में एक मील का पत्थर माना जा सकता है। इसमें किशोर कुमार, राजेश खन्ना और आर.डी. बर्मन का आगमन शामिल है। एक तिकड़ी जिसने कि कई वर्षों तक बॉलीवुड संगीत को निर्देशित किया। ये गीत जो इस फिल्म के कई संगीत रत्नों में से एक है, एक माँ की भावनाओं की उत्कृष्ट मधुर अभिव्यक्ति के लिए खड़ा है, जिसने जीवन में बाकी सब कुछ खो दिया है, लेकिन फिर भी अपने बच्चों को अपने आसपास पाकर वह खुश है, भले ही वो ऐसा ना कर सके कि वह उसकी माँ है। तो राग भोपाली में ये मधुर और मार्मिक रचना एस.डी. बर्मन द्वारा बनाई गई थी, जो लोकप्रिय संगीत की व्यापक अपील को खोए बिना हिंदुस्तानी शास्त्रीय धुनों का उपयोग करने में माहिर थे। लता मंगेशकर की आवाज़ में इसे बेहतरीन बनाती है और आनंद बख्शी के बोल परिस्थिति के अनुकूल हैं। ये चिरस्थायी अंक इस बात का भी उदाहरण है कि राग भोपाली बड़े बड़े उस्तादों के हाथों में कितना मधुर हो सकता है। तो वो गीत था चंदा है तू मेरा सूरज है तू। ऐसा ही एक और गीत था जो कि राग भोपाली पर ही फिल्माया गया था, वो था नील गगन की छांव में। ये शानदार गाना बॉलीवुड के इतिहास में अब तक के बने सबसे बेहतरीन गाने डांस सीक्वेंस में से एक है। इसमें वैजंती माला शामिल है, जो अपने नृत्य प्रतिभा के लिए सभी बॉलीवुड अभिनेत्रियों में यकीनन सबसे निपुण और प्रसिद्ध थी। इस संख्या में भी उन्होंने शाही दरबार की नर्तकी की विभिन्न भावनाओं को उत्कृष्ट रूप से चित्रित किया है, जिससे कि उत्सुकता और बेसब्री से अपने प्रेमी की प्रतीक्षा करते हुए राजा के सामने नृत्य करने के लिए बुलाया जाता है। चूँकि वह अपने शाही कर्तव्यों को पूरा ईमानदारी से निभाती रहती है, फिर वो अपने साथी को आता देखकर जो उसकी खुशी है वो झलक पड़ती है।
बॉलीवुड के सर्वश्रेष्ठ संगीतकारों में से एक शंकर जयकिशन द्वारा राग भोपाली में रचित इस गीत में उत्सुकता और हताशा के विरोध भावनाओं और अभिव्यक्तियों, कर्तव्य की पुकार, नृत्य के प्रति उनका प्यार और अंत में खुशी को उत्कृष्ट रूप से दर्शाया गया है। इस संख्या में संगीत की वह गहराई है जो नर्तक की मजबूत लेकिन दबी हुई भावना को व्यक्त करने के लिए आवश्यक है। ये संख्या ये भी दर्शाती है कि भोपाली बॉलीवुड के शास्त्रीय नृत्यों के लिए संगीत रचना करने वालों के पसंदीदा में से एक क्यों था। लता मंगेशकर की आवाज में और हसरत जयपुरी के गीत अपनी महान स्थिति के साथ पूरा न्याय करते हैं और मिलकर एक महान टीम बनाते हैं जो इसे उत्कृष्ट कृति को प्रस्तुत करती है। और इसी प्रकार से आई सिलसिला मूवी का देखा एक ख्वाब, तो ये सिलसिले हुए उन कुछ बॉलीवुड फिल्मों में से एक है जिसे शास्त्रीय संगीत के लिए मशहूर प्रख्यात संगीतकारों ने इसका संगीत तैयार करने की चुनौती उठाई और उनकी बड़ी सफलता सबके सामने आई। ये गाना सबसे मधुर में से एक है। इस राग में अब तक रचित गीत सकारात्मक ऊर्जा और आशा से गूंजते हैं, जिसमें कि दो नायक एक दूसरे के प्यार में पागल हैं और उन जटिलताओं से अनजान हैं जो भाग्य ने उनके लिए रखी है। जो चीज इसे अद्वितीय बनाती है वो है मजबूत सकारात्मक भावनाओं का प्रभावित समूह। वे इस दुनिया के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छे लगते हैं। मधुर आनंद में अभी भी एक अघोषित खतरा है जैसा कि केवल राग भोपाली ही कर सकता है। खूबसूरत दृश्यों वाले इस कृति की रचना शिव कुमार शर्मा और हरि प्रसाद चौरसिया ने की थी। किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने अपनी अव्वल दर्जे की गायकी से इसे यादगार बना दिया था और वहीं जावेद अख्तर के बोल इसे बेहद सार्थक बनाते हैं। अगला जो गीत है जिसका मैं जिक्र करने जा रही हूँ वो है पंख होते तो उड़ जाती रे। इस गाने में लगभग वह सब कुछ है जो किसी को संगीत का आनंद लेने के लिए चाहिए। इसे राग भोपाली में रचित अब तक का सबसे मधुर गीत माना जा सकता है और अजीब बात यह है कि इस उत्कृष्ट रचना का जो श्रेय है बॉलीवुड के कम प्रसिद्ध संगीतकारों में से एक रामलाल को जाता है। ये गाना बॉलीवुड के अब तक के सबसे मधुर गानों की किसी भी सूची में आसानी से शामिल हो सकता है। लता मंगेशकर की आवाज़ की मिठास और उनकी असाधारण गायन क्षमता राग का असाधारण उपयोग करती है। इस सूची में कई अन्य गीत भावनाओं की जटिलताओं को दर्शाते हैं, लेकिन ये संख्या सरासर आनंद है। एक परमानंद जो केवल वास्तविक और सच्ची स्वतंत्रता के साथ आता है, जिसका यहाँ लड़कियाँ आनंद ले रही हैं। आकाश की ऊंचाइयों को महसूस करने के लिए आंखें बंद कर इसे सुने और संगीत में कल्पना के बादलों के बीच पक्षियों के साथ उड़ने के लिए इसमें लीन हो जाएं। यदि आप वास्तव में ऐसा करने में सफल होते हैं तो आपकी हसरत जयपुरी को उसके महान गीतों के लिए धन्यवाद देना नहीं भूलेगी, जिन्होंने आपके सपनों को साकार किया है। ऐसा ही एक और गीत था आ भी जा आ भी जा आ भी जा। ये राग भोपाली में रवि संगीतकार और महेंद्र कपूर गायक की टीम द्वारा बनाई गई एक और उत्कृष्ट कृति है। ये एक विशिष्ट बॉलीवुड नंबर है, फिर भी इसका माधुर्य और आकर्षण उस राग की मिठास से आता है जिस पर ये आधारित है। जैसा कि अक्सर इस राग पर आधारित सर्वश्रेष्ठ गीत देखे जाते हैं, इसमें कई भावनाओं का भी चित्रण होता है जो कभी कभी एक दूसरे से टकराती भी है। प्रेम का आनंद तो है, परंतु उसमें लालसा का दुख भी मिला हुआ है। उम्मीद है कि प्यार की पुकार सुन जाएगी, लेकिन एक हताशा भी है जो लगभग आत्मा का गला घोट रही है। इस गीत में व्यक्त की जा रही भावनाओं के अनुरूप ध्वनियों को प्रध्वनित करने का भी उत्कृष्ट उपयोग किया गया है, जिसमें कि संगीतकार की रचनात्मकता उजागर हुई है। साहिर लुधियानवी के गीत हमेशा की तरह महान है और स्थिति और संदेश के साथ पूरा न्याय करते हैं। उनके शब्द हमें बताते हैं कि जब महान कविता को महान संगीत के साथ जोड़ा जाता है तो क्या होता है।
सन 1997 में आई फिल्म जिद्दी में से ही एक और गीत था जो कि राग भोपाली पर फिल्माया गया था। जब शास्त्रीय संगीत पर आधारित गायन की बात आती है, हरिहरन को याद किया जाता है और जो इस फिल्म का गीत था ये उनकी महान महारत का एक उदाहरण है। 1990 के दशक के उत्तरार्ध में रचित इस गीत को राग भोपाली में रचित अंतिम महान गीतों में से एक माना जाता है। ये गाना समीर सेन और दिलीप सेन द्वारा फिल्म जिद्दी के लिए तैयार किया गया था, जो कि एक अद्भुत प्रतिभा का संकेत देता है जिसे इस तरह के कुछ नंबरों को छोड़कर अपनी पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं मिल सकी। इस संख्या में उस अप्रयुक्त रचनात्मकता और क्षमता का प्रमाण जो है आसानी से मिल सकता है, जिसमें एक कोमलता है जिसे रचना करना जितना कठिन है और आनंद लेना उतना ही आसान है। हरिहरन और चित्रा की आवाज़ों में वह माधुर्य और सूक्ष्मता है जो इस महान युगल गीत को बनाने के लिए आवश्यक थी। तो श्रोता, ये तो थी कुछ बातें राग भोपाली की। राग भोपाली की रचना के लिए जिन स्वरों का प्रयोग किया जाता है वे सभी स्वर प्राचीन काल से ही अस्तित्व में हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि राग भोपाली का अस्तित्व प्राचीन है। भारत के इतिहास के अनेक उल्लेखों में राग भोपाली का उल्लेख हुआ है। ये राग भोपाली को संगीत में रागों में से एक बनाता है जो कि समय की कसौटी पर खरा उतरा है।